हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अजफर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो सीए में आना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे आएँ, या फिर वो इनिशियल स्टेजेस पर हैं बट उनको आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे हम करेंगे। तो उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी उन स्टूडेंट्स की जो अभी स्कूल में हैं, 10th में, 11th में या 12th में, एंड वो सीए करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फॉर मी, जब मैं सीए में आई थी मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं बस अपनी फ्रेंड के भरोसे आ गई थी, बट ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है वो। मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप सीए में ही आओ, आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एक डिसीजन ले सको कि आपको इसमें जाना है या नहीं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम सीए कौन से इंस्टीट्यूट से या फिर कौन से कॉलेज से करें। एंड अगर आप ये क्वेश्चन एक सीए स्टूडेंट से या फिर सीए से पूछोगे ना, उसका खून खौल जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही बॉडी है जो सीए कराती है एंड दैट इज ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. So ICAI is a statutory body which is formed in year 1949. ये एक एक्ट के तहत फॉर्म की गई थी एंड तब से ये इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करा रही है। इसकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, तो आप वहां पर जाकर एनरोल करा सकते हो। बट सीए ये सिंगल बॉडी ही कराती है, तो आप इस चीज को दिमाग में रख लेना और दोबारा मत पूछना। तो बात करते हैं कि सीए में कितने लेवल्स होते हैं। नाउ देयर आर 3 लेवल्स इन सीए: सीए फाउंडेशन, सेकेंड सीए इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज सीए फाइनल। ओके, सो बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सीए फाउंडेशन में एनरोल कराने के लिए आपको 12th के एग्जाम दिए होने चाहिए। मतलब आप 12th के एग्जाम देने के बाद सीए फाउंडेशन के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज से एनरोल करा सकते हो। ठीक है, अब आपका जो भी रोल नंबर रहा होगा 12th के एग्जाम के टाइम पर, आप उस बेसिस पर इसमें एनरोलमेंट करा सकते हो। उसके बाद आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है एंड देन आप उसके बाद सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने से पहले ये जरूरी है कि आप 12th क्लास पास कर लो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा इस 4 महीनों के पीरियड के बीच में, तब आप अपनी जो मार्कशीट है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में सबमिट करा सकते हो। उसके बाद फिर आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो। कब तक आप सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल करा सकते हो? यहाँ पर 2 डेट्स हैं, एक है 30th जून एंड देन 31st दिसंबर। अगर आपने 30th जून तक करा लिया ना, तो आप नवंबर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपने 31st दिसंबर तक अपना एनरोलमेंट करा लिया तो आप आने वाले मई में आप अपने एग्जाम दे सकते हो। तो सीए के जो एग्जाम होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, एक मई में और एक नवंबर में। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपने दिया होगा नवंबर अटेम्प्ट तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मिड जैन में, और अगर आपने दिया होगा मई अटेम्प्ट तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मिड जुलाई में। ओके, बात करूं सीए फाउंडेशन के सिलेबस की, तो सीए फाउंडेशन में टोटल हमारे 4 पेपर्स होते हैं। 1 इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग विच इज बेसिकली अकाउंट्स का पेपर होता है इसमें। सेकंड होता है हमारा बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये जो 2 पेपर होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ थर्ड पेपर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। ये बेसिकली होता है ज्यादातर मैथ्स से रिलेटेड। एंड देन आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो ये थियोरेटिकल होता है। तो ये 2 जो मैंने बाद में भी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, दोनों हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब इसमें एक ही आंसर होगा बेसिकली। तो पहले जो 2 पेपर्स बताए वो है हमारे डिस्क्रिप्टिव एंड बाद वाले जो मैंने बताए हैं वो दोनों होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पासिंग का क्या क्राइटेरिया होगा इसमें, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% एंड एग्रीगेट में 50% लाना जरूरी है पास होने के लिए। मतलब मान लो अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में 40% आ गए लेकिन एग्रीगेट आपका 50% नहीं बैठ रहा, तो फिर आप पास नहीं माने जाओगे। सेम अगर आपके एग्रीगेट में 50% बन गया लेकिन आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% नहीं हुआ, तब भी आप पास नहीं माने जाओगे। बात करूं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स की, जो कि 3rd और 4th है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव में चला जाएगा अगर आपने उसका एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा तो। अब आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया नवंबर में या मई में, ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको एनरोल कराना पड़ता है सीए इंटरमीडिएट के लिए।
ठीक है। सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कराने से लेके आपके एग्जाम तक आपको टोटल 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। एंड सीए इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं एंड वो 8 सब्जेक्ट बटे होते हैं दो ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में होते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट, 1 इज अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, थर्ड इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ इज टैक्सेशन। एंड जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें भी हमारे 4 पेपर होते हैं। 1 इज एडवांस अकाउंटिंग, सेकंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, थर्ड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसको हम ITSM भी बोलते हैं, एंड 8th इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो ये 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि दो ग्रुप में बटे हुए हैं। अब इसमें अगेन वही क्राइटेरिया है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% लाना जरूरी है एंड एग्रीगेट 50% लाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपने दोनों ग्रुप के पेपर दिए, ठीक है, और दोनों ग्रुप में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप 40% का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, लेकिन एग्रीगेट मिलाकर अगर आपका 50% नहीं है तो आप पास नहीं माने जाओगे। वहीं अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया, ठीक है, उसमें आपका जो एग्रीगेट है 45% बन रहा है एंड सेकेंड ग्रुप के एग्जाम में आपका जो एग्रीगेट है वो 55 या उससे ज्यादा बन रहा है, तो टोटल मिलाकर आपका जो एग्रीगेट है 50% से ज्यादा बैठेगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों का एग्रीगेट मिला के 50% से ज्यादा है एंड साथ ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40% से ज्यादा है तो आप पास माने जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसे हम आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, उसके लिए आपको सीए इंटरमीडिएट का एक या फिर दोनों ग्रुप क्लियर करने होते हैं। साथ ही आपको 4 वीक्स की इंटीग्रेटेड IT एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एनरोल कराने के लिए। अब मान लेते हैं कि आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया, ठीक है, आपका एक ग्रुप रह गया, कोई बात नहीं, आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया और साथ ही आपने जो 4 वीक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो भी आपने कंप्लीट कर ली। अब बारी आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो कि 3 साल की होती है। यस, 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर कहीं आप आर्टिकलशिप आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये एक बेस होता है फ्यूचर सीए के लिए। मतलब आप फ्यूचर में कैसे सीए बनोगे ये काफी हद तक डिसाइड हो जाता है आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी एक अच्छी फर्म से ही आप आर्टिकलशिप करें क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी फर्म से ही आर्टिकलशिप करें। उसके लिए आपको फॉर्म्स वगैरह देखनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि आर्टिकलशिप के टाइम पर आपको सैलरी नहीं मिलती है। जो हमें पैसे मिलते हैं हम उसको स्टाइपेंड बोलते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमें काम सिखा रहे हैं, तो हम सैलरी तो नहीं देंगे ना, हम तो काम सीख रहे हैं ना अपने भले के लिए। तो बेसिकली वो उतना ही पैसा देते हैं कि आपके आने जाने का खर्चा हो जाएगा, खाने पीने का हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर आप सेव कर लोगे तो कर लोगे, अदरवाइज होता नहीं है क्योंकि काफी कम होता है स्टाइपेंड का लेवल। इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो मिनिमम जो डिसाइडेड है स्टाइपेंड तो वो है 1500 रुपए, जहां तक मुझे ध्यान है। आई डोंट नो अगर चेंज हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जब मैं कर रही थी उस वक्त 1500 था मिनिमम। मतलब 1500 पर मंथ आपको आर्टिकलशिप टाइम में मिलेंगे। आई नो बहुत ज्यादा कम है बट यही होता है, क्या कर सकते हैं। दिस इज अ फैक्ट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप करना। नाउ जो मैंने लेवल बताया ना कि 1500 रुपए का, हर फर्म में नहीं होता है। काफी सारे ऐसे फर्म भी हैं जो 8-8 हजार 10-10 हजार पर मंथ भी देती हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस फर्म में आप जा रहे हो आर्टिकलशिप के लिए। एंड आर्टिकलशिप के लिए फर्म सेलेक्ट करने से पहले आपको जो भी प्रिंसिपल होगा वहां पर आप उनसे सारी बातें कर लो पहले ही, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो कैसी बातें होंगी वो भी मैं बता देती हूँ। तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझे स्टडीज के लिए कितनी लीव्स मिलेंगी या फिर मेरा वर्किंग टाइम क्या होगा, मैं क्लासेस ले सकती हूँ या नहीं। तो वो सारी चीजें आपको पहले ही पूछनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है फिर आगे जाके वो। तो इसलिए आप पहले ही अपने प्रिंसिपल से सारी बातें कर लें कि हमें कितनी लीव्स मिलेंगी, हमारा क्या वर्किंग डे रहेगा, हमारे कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे। ऑल्दो जितना भी वर्किंग आवर्स बताते हैं ना उससे ज्यादा ही लगाने पड़ते हैं आपको। तो बट फिर भी आपको बात करनी पड़ेगी बेसिकली, ताकि आप एक सेफर साइड पे चलो। तो मान लेते हैं कि आपने सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर कर लिया था पहले, ठीक है। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान ही आपने सीए इंटरमीडिएट का दूसरा ग्रुप भी क्लियर कर लिया। अब आप एलिजिबल हो जाते हो सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब आर्टिकलशिप के जो लास्ट 2 इयर्स होते हैं ना उसमें आपको करनी पड़ती है एडवांस इंटीग्रेटेड IT एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम। यानी जो आपने पहले जो 4 वीक्स का प्रोग्राम किया था वही सेम होगा बट ये एडवांस लेवल का होगा। तो आपको ये आर्टिकलशिप के लास्ट 2 इयर्स में करना पड़ता है। और उसके बाद आपका जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। जी हाँ, आपको पूरा 3 साल की आर्टिकलशिप करने की जरूरत नहीं है। आप 2.5 साल बाद ही अपना सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। एंड देन एग्जाम करने के बाद आप फिर से जो भी आपकी बची कुची आर्टिकलशिप रह गई है वो आप कंप्लीट कर सकते हो अपने एग्जाम देने के बाद। अब बात करूं सीए फाइनल के सिलेबस की, तो सीए फाइनल में अगेन 2 ग्रुप होते हैं एंड दोनों ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब टोटल हमारे होते हैं 8 सब्जेक्ट्स।
सो फर्स्ट ग्रुप में हमारे 4 पेपर होते हैं. फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज SFM, थर्ड इज एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज. तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप में. नाउ सेकंड ग्रुप की बारी. सो सेकंड ग्रुप में अगेन हमारे 4 पेपर होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सेकंड इज इलेक्टिव पेपर. नाउ इलेक्टिव पेपर के लिए आपको टोटल 6 चॉइसेस दी गई हैं. आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन कौन से इलेक्टिव पेपर्स, मतलब आपको चॉइसेस दी गई हैं. आप अपने हिसाब से कि कौन से सब्जेक्ट में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हो एज एन इलेक्टिव पेपर. नाउ सेवेंथ इज डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. यस, इसमें कवर होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स. एंड जो सेवेंथ है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, दैट इज GST एंड कस्टम लॉज. तो बेसिकली इसमें यही सारा कवर होगा. सो अगेन यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाने हैं एंड एग्रीगेट में आपको 50% लाने हैं. बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पशन की, तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट में किसी पेपर में 60% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप दोगे तो जो पेपर जिसमें आपके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आए थे ना, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं दोगे, आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे देने के लिए. एंड एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया जहां तक मुझे ध्यान है आई थिंक 3 बार तक ही चलता है, मतलब 3 अटेम्प्ट तक ही वो एग्जाम्प्ट रहता है. उसके बाद फिर आपको दोबारा से देना पड़ेगा. तो ट्राई करना कि 3 अटेम्प्ट में आपका निकल जाए, नहीं तो फिर वो एग्जाम्प्ट फिर वापस आ जाएगा, फिर आपको फिर से वो देना पड़ेगा. तो यही होता है इसमें. अब आपने CA फाइनल के दोनों ग्रुप निकाल लिए, ठीक है, और साथ ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है. अब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो ICI मेंबर बनने के लिए. जी हाँ, तो जब तक आप CA के एग्जाम दे रहे हो तब तक आप होते हो CA स्टूडेंट एंड CA के एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद आप उसके मेंबर बन जाते हो. उसके लिए भी ऑफकोर्स आपको काफी सारे प्रोसीजर हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है. उसके बाद आप एज अ CA मेंबर ICI मेंबर माने जाते हो. यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, पहले ऐसा नहीं था बट अब ऐसा है कि आपको CA फाइनल के एग्जाम देने से पहले आपकी जो एडवांस IT एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप CA एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे. तो ये था वो पूरा प्रोसीजर जिसे फॉलो करके आप CA बन सकते हो. ठीक है, प्रोसीजर बोलना बहुत आसान है बट जो कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि कैसे करके पास होते हैं. खुशनसीब होते हैं वो लोग जो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, बट मोस्टली मैं बता रही हूँ नहीं कर पाते हैं. बट हार मत मानना, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ आपसे लेगा. ठीक है, बहुत कुछ लेगा आपसे, ट्रस्ट मी. मैं CA बन चुकी हूँ तो अब उतना मैं नहीं सोच पा रही हूँ, बट जो उस फेज में होंगे ना, आई कैन टोटली रिलेट टू देम, बिकॉज ये प्रोफेशन आपसे बहुत कुछ ले सकता है. आपकी टोटल स्ट्रेंथ लग जाती है इसमें. आप मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर जूझ रहे होते हो कि बस कैसे भी करके इस एग्जाम के जो भी क्या बोलते हैं उसको विशियर सर्कल है ना इसे बस खत्म करना है कैसे भी. तो बहुत मुश्किल हो जाता है. बट यस, मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ना तो इनकरेज कर रही हूँ और ना ही डिस्करेज कर रही हूँ कि आप ये प्रोफेशन में आओ या मत आओ. वो टोटली आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं बाद में ये नहीं सुनना चाहती कि दी हम तो आपकी वजह से आए थे. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें आने के बाद ही पता चलता है बंदे की असली पोटेंशियल क्या है. आपको दूर से सब कुछ अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई ये तो बन जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, बट आने के बाद ही इंसान को समझ आता है कि क्या है ये प्रोफेशन. सोच समझ कर आना, ठीक है, पूरा माइंड मेकअप करके आना कि आप इस प्रोफेशन में आए हो, आप इस कोर्स में आए हो, तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा. ठीक है, आप पहले से रेडी हो गए तो आपको ऐसा शॉक नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ. तो पूरा माइंड प्रिपेयर करके आना. अब बात आ जाती है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमने 12th में कॉमर्स ली थी या आर्ट्स ली थी या साइंस ली थी, हम CA में आ सकते हैं. डेफिनेटली आप इसमें आ सकते हो. CA एक ऐसा कोर्स है जो कोई भी बंदिशें नहीं लगाता इसमें आने के लिए. ठीक है, आने में कोई भी बंदिश नहीं. आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें रजिस्टर करा सकते हो. इसमें कोई भी एज लिमिट भी नहीं है. जी हाँ, किसी भी एज लिमिट के लोग इसमें आ सकते हैं. और साथ ही इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए. तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर आप जस्ट मार्जिन से पास हुए हो, आप टॉपर हो, कोई भी हो, आप इसमें रजिस्टर करा सकते हो. तो ये ICI ने मतलब सारे दरवाजे खोले, वो आओ आप. अब वो आपके ऊपर है कि आपको आना है कि नहीं, क्योंकि दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन बहुत लोग आ जाते हैं और लेकिन बाहर नहीं जा पाते. तो ऐसे ही है. अब इस वीडियो में मैंने कवर करा है कि कैसे आप 12th के बाद CA फाउंडेशन रूट के थ्रू CA में आ सकते हो. नाउ एक और रूट है डायरेक्ट एंट्री रूट, जो कि एप्लीकेबल है फॉर ग्रेजुएट्स. ठीक है,
तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर कोई डायरेक्ट एंट्री से आना चाहता है तो वो उस वीडियो को देख सकता है, बट मैं इनकरेज नहीं करूंगी क्योंकि जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं उनका अलग ही पेन चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए भी इनकरेज नहीं करूंगी, बट आई नो कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप ये समझ जाओगे कि डायरेक्ट एंट्री रूट से आप कैसे सीए में आ सकते हो। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन के साथ सीए कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। आप ग्रेजुएशन के साथ अगर सीए मैनेज कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, एंड मोस्टली लोग यही करते हैं। बल्कि सीए भी कर रहे होते हैं, सीएस भी कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो सब चीजें संभाल रहे होते हैं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए कर लो। इवन रेगुलर कॉलेज के साथ भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूंगी कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपकी परसेंटेज अच्छी आई है और आपको रेगुलर कॉलेज, कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी प्लीज कॉलेज जरूर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सीए स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हम बच्चे ही होते हैं ना, स्कूल पास होने के बाद तो हम छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं और हम आ जाते हैं सीए में। वो जो कॉलेज लाइफ होती है वो हमने नहीं देखी होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे हम लोग उसको मिस कर रहे होते हैं। साथ ही जब आप कॉलेज में होते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना अलग ही होता है, तो एक वो चीज भी आ जाती है। तो मैं एडवाइस करूंगी अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है रेगुलर कॉलेज, तो आप प्लीज कॉलेज जाइए। एंड उसके बाद करते करते आप सोचिए कि आपको सी करनी है साथ में या नहीं, दैट इज टोटली अप टू यू। आप उसके बाद भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सी फाउंडेशन के थ्रू भी कर सकते हो उसके बाद, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी कर सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मार्क माई वर्ड्स, कॉलेज जरूर जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। ऑफकोर्स आपके हो सकता है अलग, अब आपके कोई अलग अप्रोच हो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ये मेरी अप्रोच है, ये मेरा सजेशन है कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज करिए प्लीज। और यस, सी के जो एग्जाम होते हैं वो साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, मई में एंड नवंबर में। अब ये पैंडेमिक के दौरान पोस्टपोन होते जा रहे हैं। वैसे जनरली होता नहीं है, पोस्टपोन हो ही जाते हैं एग्जाम कैसे भी करके। इलेक्शन के टाइम पे पोस्टपोन हो जाते हैं, अदरवाइज अभी पैंडेमिक के दौरान हो गए हैं, अदरवाइज पोस्टपोन नहीं होता है। मतलब मई में एंड नवंबर में एग्जाम होते ही होते हैं। एंड अगर आपका मई में एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई में, मिड जुलाई में। एंड अगर आपने नवंबर में एग्जाम दिए हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मिड जैन में। ऑफकोर्स डेट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी टाइम तक आ जाएगा। सो ये भी एक चीज होती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम सी फाउंडेशन को विदाउट कोचिंग क्रैक कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना, तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज होगी, आपको मैथ्स की नॉलेज होगी, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ रखा होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा, तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 11th एंड 12th वाला ही सिलेबस होता है। मतलब थोड़ा सा एडवांस होगा बट होगा वही वाला। तो आपको आइडिया होगा, आपको इतने ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप किसी और स्ट्रीम से आ रहे हो, लाइक साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से आ रहे हो, तो मे बी आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आप कोचिंग जरूर लें, क्योंकि आपके लिए अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज ये नई नई चीजें होंगी आपके लिए, तो उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ सकती है। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कोचिंग लेना। बट येस, अगर आप फिर भी श्योर नहीं है कि आप कैसे करेंगे तो आप जरूर लीजिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही है। एंड सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोचिंग मुझे लगता है जरूरी हो जाती है। हर सब्जेक्ट में नहीं, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट में, क्योंकि टाइम पीरियड काफी कम होता है। मतलब आपको काफी कम टाइम में सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है। तो कोचिंग कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है कम टाइम में आपका सिलेबस कवर कराने के लिए। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप कोचिंग लो ही। काफी सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से भी क्लियर हुए हैं, बट ऑफकोर्स वो कुछ अलग ही लोग होते हैं। मतलब खुद से वो सारा कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं और पास भी हो जाते हैं। सो अगेन, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ ना इनकरेज कर रही हूँ कि आप कोचिंग लो या ना लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है कि मैं विदाउट कोचिंग कर सकती हूँ या मैं विदाउट कोचिंग कर सकता हूँ या नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि मैम आप ना एक टोटल कॉस्ट बता दो सी की, कि इतनी कॉस्ट आएगी। तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊंगी। वैसे ज्यादा नहीं है, कंपेयर करो आप बाकी प्रोफेशन से तो उसमें बहुत ज्यादा फीस जाती है, सीए में फीस नहीं जाती है। अब यहाँ पर एक कहावत आती है कि सीए में पैसे नहीं लगते लेकिन जवानी लग जाती है, एंड दैट इज टू द पॉइंट। तो यस, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कितनी टोटल कॉस्ट बैठती है
स्टेप वाइज। तो अभी तक के लिए आई थिंक जितना मैंने बताया है अभी बहुत है। अभी आप ये समझ लो, ठीक है, अगर आप सी में आना चाहते हो तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये स्टेप्स होते हैं, हमें ये करना होता है। एंड अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। एंड मैं अपने फेलो सीएस एंड फेलो सी स्टूडेंट से भी गुजारिश करूंगी कि अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा सवाल दिखता है जिसका आंसर आप दे सकते हो तो प्लीज दे देना, क्योंकि ऑफकोर्स ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी आपके सवालों के जवाब देते रहूं साथ के साथ। तो यस, यही था पूरा सी का कोर्स। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी। फाइनली द वीडियो इज हियर। तो देखिए, समझिए, आपको आना है या नहीं आना, दैट इज टोटली योर चॉइस, बट आना तो माइंड मेकअप करके आना कि हाँ ये कोर्स है, ये हमें झेलना है और ये स्टेजेस से हमें गुजरना है। तो आप पूरा माइंड मेकअप करके आना अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो चलिए बहुत ज्ञान हो गया आई थिंक आज के लिए। अब मैं अलविदा लेती हूँ आपसे और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।